एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। इंडियाज़ हीरो सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हीरो के बारे में जिन्हें कुछ लोग विलन मानते हैं तो कुछ लोग हीरो मानते हैं। बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। तो आज हम इनकी लाइफ के बारे में, इनका एजुकेशन, इनका क्या फ्रीडम फाइटिंग में स्ट्रगल रहा है उसके बारे में जानेंगे। इनके ट्रायल एंड सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे कि इन्हें 2 बार आजीवन कारावास मिला था, काले पानी की सज़ा हुई थी, इस बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली विनायक दामोदर सावरकर एक पॉलिटिशियन, एक एक्टिविस्ट होने के साथ साथ, नेशनलिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही शानदार पोएट थे। तो बहुत सारे इन्होंने वर्क किए हैं, लगभग 6000 से ज़्यादा पोइट्स इन्होंने लिखी हैं। हालांकि इनके जो भी वर्क हुआ करते थे उसको पब्लिश होने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जला दिया जाता था, तो इसलिए काफ़ी कुछ वर्क इनके जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो हम इनके वर्क्स के बारे में बात करेंगे, लेगेसी के बारे में बात करेंगे, और क्यों इन्हें एक विलन बना दिया गया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आइए हम ऐसे इंडिया के हीरो के ऊपर चर्चा करना शुरू करते हैं जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। मैं इन डिटेल बात नहीं करूँगी क्योंकि हमें प्रीलिम्स के हिसाब से, मतलब आपका जो वन लाइनर होता है उसके हिसाब से ही काम करना है, क्योंकि आप लोगों को वन डे एग्ज़ाम देने हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्ज़ाम और आपके जो भी प्रीलिम्स होते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के, तो उस पर बेस्ड ही हमारा ये वीडियो है। आप लोग से अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। इसके अलावा पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगी? हमारी वेबसाइट पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके है। और ये तो हम शॉर्ट में छोटे छोटे से स्लॉट्स में इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। अगर आप कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे हमारा पूरा एसएससी जीए कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारा कुछ वहाँ पे कवर कराया हुआ है। आप उस कोर्स को परचेज़ करके अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। एक हिंदू मराठी परिवार में इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में होता है 28 मई को 1883 में। ठीक है, इनका निकनेम वीर होता है और इन्हें जो है वो स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। एक फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन, लॉयर, राइटर, पोएट, सोशल रिफॉर्मर के नाम से इन्हें जाना जाता है, और इन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी भी दी थी। ठीक है, इसके अलावा ये अपने बड़े भाई के साथ, जो गणेश सावरकर जिनका नाम है, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अगर हम बात करते, केवल और केवल 9 साल के थे जब इनकी माता का देहांत हो जाता है, इनकी मदर की डेथ हो जाती है, और कुछ समय बाद इनकी फादर की भी डेथ हो जाती है। और ये लोग 3 भाई होते हैं। अगर सिबलिंग्स की बात करें तो टोटल 3 भाई जो है वो विनायक दामोदर सावरकर होते हैं। 1901 में इनकी शादी यमुना देवी के साथ होती है और 1901 में ही नासिक से ये मैट्रिक करते हैं। तो मैट्रिक हो जाने के बाद फर्दर एजुकेशन के लिए बैचलर डिग्री के लिए ये फर्गुसा कॉलेज पुणे में इनरोल कराते हैं। लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट है ना ये, जो हमारे उस समय के आंदोलन चल रहे हैं, मूवमेंट चल रहे हैं, उनमें खुलकर पार्टिसिपेट करते हैं, खुल के विद्रोह करते हैं, और इनको लिखने का भी बड़ा शौक है। तो इसलिए उस समय की जो सरकार हुआ करती थी, उन्होंने इन्हें कॉलेज से बाहर भी निकाल दिया था। ठीक है, इसके बाद ये लॉ की डिग्री करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। सावरकर जी कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं लॉ का स्टडी करने के लिए। और इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में है। और इंडिया हाउस वो जगह है जो कि एक पॉलिटिकल सेंटर आप बोल सकते हैं बना हुआ था उस समय लंदन में, जहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर वहाँ पर रहकर स्टडी भी किए और वहाँ जाके बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी रहे हैं। तो इंडिया हाउस में स्टे करते हैं और वहाँ पे जाके बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, एक बार की कहानी है, एक इंसिडेंट होता है कि अब उस समय महात्मा गांधी जो हैं वो भी मोहनदास करमचंद्र गांधी ही हैं, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में है। तो यहाँ पर जब वीर सावरकर के बारे में उनको जानकारी मिलती है, तो साउथ अफ्रीका से लंदन वीर सावरकर से मिलने के लिए महात्मा गांधी इंडिया हाउस भी आते हैं, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे होते हैं। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। तो उसमें सहयोग करने के लिए, सहयोग मांगने के लिए वीर सावरकर के पास आते हैं। और जब वो उनके घर जाते हैं, मतलब इंडिया हाउस में जाते हैं, उस समय ये बना रहे होते हैं फिश या कुछ नॉनवेज बना रहे होते हैं, और गांधी जी को ऑफर करते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं तो प्योर वेजिटेरियन पर्सन हूँ। तो उस पर वीर सावरकर जी कहते हैं कि आपको इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर से लड़ना है, तो उसके लिए जो ज़रूरत की प्रोटीन होता है वो कहाँ से मिलेगा? तो इस पर महात्मा गांधी कहते हैं कि शरीर की ताकत ज़रूरी नहीं है, मन की ताकत का होना ज़रूरी है।
इस तरीके से इन लोगों की विचारधाराएं भी काफ़ी अलग थी। अगर आप आगे बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, जो गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन था, तो उसके अपोज में ये बात करते हैं। साथ ही पार्टीशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। पार्टीशन वो नहीं चाहते थे कि भारत जो है वो अखंड भारत ही रहे, भारत के दो टुकड़े ना हुए। वो हमेशा बोलते थे कि हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तानी एक हैं, कभी इससे पाकिस्तान नहीं बन सकता। तो उनकी आइडियोलॉजी जो है वो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करती थी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस में थी। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पे रुका नहीं जा रहा है मुझे वीडियो के लास्ट तक। तो जो नाथूराम गोडसे हैं, नाथूराम गोडसे जी जो थे वो इनके फॉलोवर्स थे और इनको फॉलो करते थे, इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो ऐसा बोला जाता है कि जब महात्मा गांधी को असैसिनेशन किया गया, नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, ये बात हम सभी को पता है, हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को उन्होंने गोली मारी थी। और ऐसा बोला जाता है कि उस कॉन्स्पिरेसी के पीछे, उस असैसिनेशन के पीछे जो है वो विनायक दामोदर जी का भी हाथ था। ये बात ऐसी पता चलती है और उसके बाद ही इन्हें विलन बना दिया जाता है। तो ये जो लास्ट के कुछ ईयर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में और बहुत ज़्यादा ख़राब निकलते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर जिसको लोग फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जान रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं और उसके ऊपर एक चार्ज है कि उसने फादर ऑफ नेशन की हत्या करवाई है। तो इस तरीके से बाद में कपूर कमीशन बनता है और कपूर कमीशन भी ये कहता है कि कपूर कमीशन का भी यही कहना होता है कि नाथूराम गोडसे ने जो ये असैसिनेशन किया है, महात्मा गांधी की हत्या की है, तो विनायक दामोदर उसमें एक निडल पॉइंट है, उनके बिना ये संभव नहीं था, ऐसा बोला जाता है। लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत, कोई भी आज तक कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं अगेंस्ट द वीर सावरकर। तो इसलिए हम इनको कल्प्रिट नहीं बोल सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि हाँ, आइडियोलॉजी डिफ़र करती है। आइडियोलॉजी तो बहुत सारे लोगों की डिफ़र करती है। सुभाष चंद्र बोस जी की और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी भी बाद में जाके डिफ़र कर रही थी। भगत सिंह और महात्मा गांधी जी की भी आइडियोलॉजी डिफ़र कर रही थी। तो इसका ये मतलब नहीं हम निकाल सकते कि कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई फ्रीडम फाइटर किसी दूसरे फ्रीडम फाइटर को एसिसिनेट कर दे। तो इस तरीके से कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो मैं इस बारे में और ज़्यादा बात नहीं करूँगी। हाँ, बस इतना कहूँगी कि आधे लोग इन्हें हीरो मानते हैं और आधे लोग इन्हें विलन मानते हैं। तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी हमेशा से वीर सावरकर जी की रही है। इनफैक्ट जब 2014 के इलेक्शन होने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पीएम बनते हैं, तो वो संसद में, मतलब जो वीर सावरकर का स्टैच्यू होता है, उस पर प्रणाम करते हैं। और वीर सावरकर जी के स्टैच्यू के पीछे जो है वो महात्मा गांधी का स्टैच्यू होता है। तो उस पर भी काफ़ी ट्रोलिंग की जाती है कि महात्मा गांधी की स्टैच्यू को पीट करके मोदी जी खड़े हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, अगर कोई वीर सावरकर जी को देखेगा तो उन्हें पीट करनी पड़ेगी महात्मा गांधी की तरफ, बिकॉज आइडियोलॉजी डिफरेंस है। और अगर कोई महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को पढ़ेगा तो उन्हें पीट करनी होगी वीर सावरकर जी की तरफ। तो ये सब पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं। तो आई होप आप लोग इस पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं इन्वॉल्व होंगे और ना ही इससे रिगार्डिंग कोई भी कमेंट्स करेंगे। ठीक है, बस मेरा काम था आपको ये बताना कि कुछ लोग इन्हें हीरो क्यों मानते हैं और कुछ लोग इन्हें विलन क्यों मानते हैं। उसका एक और रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि भगत सिंह जी की स्टोरी मैंने आपको सिखाई थी कि भगत सिंह जी को लाहौर जेल में रखा था और फिर भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा दी थी। तो भगत सिंह जी के पास भी ऑप्शन था कि वो मर्सी पिटिशन फाइल करें और फिर माफ़ी मांगें। लेकिन भगत सिंह जी का क्लियर था, जब उनके साथ लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था और असेंबली में उन्होंने बॉम्ब फेंका था, तब से उनके दिमाग में क्लियर था कि ब्रिटिशर्स उनको पकड़ेंगे और उनको फांसी के फंदे पर झूलना है, उनको फांसी के फंदे तक जाना है। ऐसी आइडियोलॉजी क्लियर थी भगत सिंह के दिमाग में। तो उन्होंने कभी भी मर्सी पिटिशन वगैरह फाइल नहीं की। लेकिन वीर सावरकर जी की आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग थी और मैं बिल्कुल इनकी आइडियोलॉजी से सहमत भी करती हूँ। उनका ये कहना था कि मैं जेल में हूँ, जेल में 10 साल इन्होंने काला पानी की सज़ा गुजारी है और उस 10 सालों में कई बार जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं अंडमान की जेल से, कई बार इन्होंने मर्सी पिटिशन को फाइल भी किया है, कई बार मर्सी पिटिशन दिया और उसके बाद ब्रिटिश सरकार को लगा तो इनको रिहाई भी मिल गई। क्योंकि उनका ये मानना था, ये बात नहीं हो रही है कि हमने माफ़ी मांगी ब्रिटिशर्स से, बात ये हो रही है, इनका ये कहना था चलो मेरे माफ़ी मांगने का भले ही मेरी तौहीन की जाएगी, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, इस बात का इल्म इनको भी था। पर इनका ये कहना था कि अगर मैं जेल के अंदर रहूँगा तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे देश के लिए कुछ करना है, कुछ सोशल रिफॉर्म करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करनी है, तो उसके लिए मुझे जेल से बाहर जाना पड़ेगा और जेल से बाहर जाने के लिए मुझे ब्रिटिशर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इसलिए लोग इनके इतने सारे वर्क को याद नहीं करते। इन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, पोएट लिखे, इतने सारे लिटरेचर वर्क हैं, उन्हें कोई याद नहीं रखता। केवल एक ही बात वीर सावरकर जी की याद रखी जाती कि इन्होंने मर्सी पिटिशन लिखा था। तो ये भी एक लोगों के बीच में हमेशा से रहा है। तो इस तरीके से भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीज़न इनके कंट्रोवर्शियल फिगर होने का, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे की कहानी समझेंगे। रीज़न इज़ दैट कि इन्होंने हु इज़ हिंदू,
करके एक बुक लिखी है, हिंदुज़्म में बुक लिखी है। इनका मानना है कि हिंदू कोई पुराणों से नहीं आए हैं, हिंदू जो है वो एक रिलीजन नहीं है, जबकि एक जोग्राफिकल लोकेशन पे रहने वाले लोग हैं, उन्हें हिंदू कहा जा रहा है। और हिंदू जो शब्द है, बेसिकली जो हिंदू वर्ड है, वो अरबी, ईरानी, यूनानी से भारत आया है, इस तरीके से इनका कहना था। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर हिंदुत्व को प्रॉपरली समझना है तो आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, वेदों के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं वीर सावरकर जी। बट इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे आज हमारे देश में गौ माता या गाय को माता कहते हैं, तो उन्होंने वो इस बात को नकारा है। उन्होंने कहा है कि एक किसान होता है, हमारा देश कृषि प्रधान है, बहुत सारे किसान हैं हमारे देश में और उनको फार्मिंग के लिए गाय की ज़रूरत होती है। इसके इसके अलावा गाय जो है वो इंसानों को मिल्क देती है, बटर देती है, घी देती है, मतलब हमारे हर तरीके से काम आती है। ऐसा बिल्कुल इनका मानना सही है, इसलिए इंसानों ने गाय को माता का दर्जा या भगवान का दर्जा दे के रखा है। लेकिन इन्होंने कहा कि भगवान सबसे ऊपर होते हैं और भगवान के बाद थोड़ी कम बुद्धि का मनुष्य होता है और फिर जानवर होते हैं। अगर आप जानवर को भगवान के बराबर रखोगे तो ये सही नहीं है, ऐसा इनका कहना था। तो इन्होंने जो गौ माता है उस बात को, मतलब गाय को माता मानने से या भगवान मानने से इनकार किया था। इसलिए भी काफ़ी सारे लोग चढ़े हुए होते हैं, ऐसे कैसे गाय को माता मानने से मना कर दिया। तो ये भी उनका अपना एक थिंकिंग था, क्योंकि हाँ, काफ़ी ज़्यादा इटालियन रिवॉल्यूशन से, जर्मन के रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे, उनकी बुक्स को पढ़ा करते थे, तो उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो ये अपनी आइडियोलॉजी को पेश करते थे। तो इसलिए बहुत सारे हिंदू पर्सन भी इन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आप लोगों को पहले तो मैंने इनके क्रिटिसाइज़ के रीजंस को बता दिया यहाँ पे कि क्यों क्यों इन्हें किन किन रीज़न से विलन बना दिया गया है, एक हीरो को विलन कैसे बनाया गया वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। आइए हम वापस से बात करते हैं वीर सावरकर जी के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया हाउस लंदन में रहे और इन्होंने वकालत मतलब एडवोकेट की पढ़ाई वहाँ पर की। पढ़ाई करने में इनकी मदद जो है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी और उन्होंने ही इनकी स्टडी का पूरा खर्चा वगैरह उठाया था और एडमिशन करवाया था कहाँ पर, लंदन के इंग्लैंड कॉलेज में, जहाँ पे उन्होंने लॉ की स्टडी की। ठीक है, अब स्टडी के दौरान 1909 की बात है, 1904 1905 उस समय वो लंदन में ही थे और वहीं से उन्होंने अभिनव भारत एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया था। हालांकि जब वो टीनेजर थे, जब बहुत कम उम्र के थे, तो अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर इन्होंने मित्र मेला का आयोजन किया था, मित्र मेला 1899 में। वहाँ पे जो यंगस्टर्स थे उनको इनवाइट किया जाता था, उनकी आइडियोलॉजी जानी जाती थी, किस तरीके से हम नेशनल मूवमेंट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। उस तरीके से सोसाइटी बनाई थी इन लोगों ने, मित्र मेला। और यही मित्र मेला को आगे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 1904 में और अभिनव भारत सोसाइटी भी वीर सावरकर जी के द्वारा बनाई गई थी। इनका एक ही एजेंडा था, देश को आज़ाद कराना। और जब देश आज़ाद हो जाता है तो 1952 में अभिनव भारत सोसाइटी को भंग कर दिया जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभिनव भारत सोसाइटी का फॉर्मेशन किसने किया था? वीर सावरकर जी के द्वारा किया गया था। वीर सावरकर जी लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और उन्हें वो फॉलो करते थे, इसलिए स्वदेशी मूवमेंट में सहयोग किया। जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसके भी काफ़ी अगेंस्ट थे, काफ़ी अगेंस्ट में इन्होंने भाषण दिए, अपनी पत्र पत्रिकाओं में लिखा, राइटिंग वर्क किया और स्वदेशी का नारा देते हुए जो विदेशी वस्तुओं थी या जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे उनकी होली जलाने का काम भी वीर सावरकर जी के द्वारा किया गया है। इन्होंने लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का फॉर्मेशन भी किया था विद द हेल्प ऑफ मैडम भीका जी कामा। तो भीका जी कामा के बारे में भी आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। ये पहली इंडियन महिला है जिन्होंने विदेश में तिरंगे को फहराया था। और ऐसा कुछ बुक से पढ़ता है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग जानकारी मिलती है, जितना मैंने अभी स्टडी किया है कि भीका जी कामा ने जो पहली बार तिरंगा या ट्राई कलर तो नहीं था, पहला जो इंडियन फ्लैग होस्ट किया था ना, और उस फ्लैग को जो डिज़ाइन किया गया था वो वीर सावरकर ने ही किया था, ऐसा भी कुछ बुक से हमें जानकारी मिलती है। तो लंदन में भीका जी कामा की मदद से फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी वीर सावरकर जी के द्वारा की गई थी, जहाँ पे इनका उद्देश्य जो स्टूडेंट्स थे, जो पढ़ाई करने के लिए लंदन में इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना और इंडियन रिवोल्यूशन में जो इंडिया फाइटिंग है, इंडिपेंडेंस में है, उनमें उन लोगों को शामिल करना। आप यहाँ पे भीका जी कामा को देख सकती हैं। इन्होंने भारत की आज़ादी के 4 दशक पहले, मतलब 1907 में पहली बार भारत का झंडा फहराया था और इन्हीं का नाम है भीका जी कामा। ठीक है, सावरकर जी जो है वो फॉरेन गुड्स के खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। इन्होंने स्वदेशी को प्रमोट किया था और फॉरेन गुड्स को बर्न करने का काम भी किया था। इसके अलावा
सोशल रिफॉर्म भी हमेशा से करने की कोशिश वीर सावरकर जी ने कही है। वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। वो ब्राह्मण होने के बाद भी दलित वर्ग या जो डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के साथ डाइनिंग किया करते थे, उनके साथ मिला करते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाया करते थे। और जैसे आपको पता है कि पहले जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग होते थे उनको मंदिरों में एंट्री नहीं थी, मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मुंबई में वीर सावरकर जी के द्वारा पतित पावन करके टेम्पल्स भी बनाए गए थे, जहाँ पे सभी वर्ग के लोग, सभी क्लास के लोग जो है वो मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत के खिलाफ भी थे, ठीक है। जैसे कि मैंने पतित पावन मंदिर के बारे में आपको बताया है, महाराष्ट्र रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया था, जिसमें सारे हिंदुओं की एंट्री थी, सारे डिप्रेस्ड क्लास के लोगों की भी एंट्री यहाँ पर थी। तो इस तरीके से उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए भी लोगों के जो अनटचेबिलिटी के मुद्दे हैं या कास्ट सिस्टम के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। क्लियर हो गई थी चीज़ें। आइए अब आगे थोड़ी और बात करते हैं। जब 1857 का रिवॉल्ट के बाद अभी लंदन में थे, और लंदन में काफ़ी सारे जो रशिया के, जर्मनी के, इटली के जो क्रांतिकारी रहे हैं उनकी बुक्स को इन्होंने स्टडी किया है, और सारे इतिहास को स्टडी करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो एक सिपाही विद्रोह या म्यूटिनी नहीं था, वो बेसिकली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। ये बात वीर सावरकर जी की थी और उन्होंने इस बुक को लिखा, द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। तो 1857 की क्रांति को इन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। कब बुक लिखी थी इन्होंने? 1909 में लिखी थी। तो ये बात ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये बात ब्रिटिशर्स ने मानने से मना कर दिया और उनकी बुक को बैन कर दिया। उनकी बुक को लंदन में और इंडिया में दोनों जगह बैन कर दिया और पब्लिकेशन से मना कर दिया, ठीक है। इस तरीके से काम किया गया। जैसे कि आज हम अपनी गीता को कितना महत्व देते हैं, वैसे ही ये जो वीर सावरकर जी की पुस्तक थी ना, द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, उस समय की गीता थी। क्रांतिकारियों के लिए गीता की तरह ये काम करती थी। सभी क्रांतिकारियों के पास ये बुक हुआ करती थी उस समय की, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया, तो पब्लिश कैसे हुई आप लोग ये सोच रहे होंगे। ओरिजिनली ये जो बुक लिखी गई थी ये मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी, है ना। ये बुक जो थी वो मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी। फिर भीकाजी कामा हो गई और लाला हरदयाल हो गए, उन्होंने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। लाला हरदयाल वही पर्सन है जिन्होंने गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था। तो गदर पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इसी बुक से इन्फ्लुएंस होके, इसी बुक से इंस्पायर होके गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया है। तो वीर सावरकर जी बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत स्मार्ट पर्सन थे कि मैं एक कॉपी नहीं बनाऊंगा। इन्होंने 3 कॉपी बनाई थी, पहली कॉपी अपने भाई को दे दी और वो कॉपी इंडिया आती है, छुपते छुपाते इंडिया आती है और इंडिया में गुप्त रूप से जो है उस कॉपी को पब्लिश किया जाता है और क्रांतिकारियों तक पहुंचाया जाता है उनके भाई की मदद से। दूसरी बुक उन्होंने किसको दी थी? भीकाजी कामा को दी थी। भीकाजी कामा को फ्रांस में वो बुक मिली थी, फिर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी में उस बुक की कॉपी करके, उस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको सब कहीं पहुंचाने, क्रांतिकारियों तक पहुंचाने का काम वहाँ पे किया गया था। तीसरी बुक अपने फ्रेंड को इन्होंने अपनी तीसरी कॉपी दी थी, ठीक है। यहाँ तक ये नहीं, अगर हम भगत सिंह जी के बारे में बात करते तो भगत सिंह जी भी काफ़ी इंस्पायर थे और भगत सिंह जी के पास भी ये कॉपी अवेलेबल थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये जो बुक है ना, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको तमिल में ट्रांसलेट करवा के पब्लिश करवाया था। तो इस तरीके से इनकी जो बुक है वो हर एक क्रांतिकारी के पास पहुंच चुकी थी और ये घटना कब की है? 1909 की है। अच्छा, यहाँ पे 1909 में अब कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं। कैसे? पहली चीज़ तो 1909 जो है, आप लोग ने इंडियन पॉलिटी में डेफिनेटली पढ़ा होगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में। नहीं पढ़ा तो एक बार इंडियन पॉलिटी की सीरीज में जाके आप मार्ले मिंटो रिफॉर्म पढ़ेंगे। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के अगेंस्ट ये फाइट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, जिससे ब्रिटिशर्स इनसे नाराज थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स की नाक में दम करके रखा हुआ था, ठीक है। ब्रिटिशर्स कभी भी इनका कोई भी पोएट आता था, कोई भी वर्क आता था, पहले ही जला देते थे, पब्लिश होने नहीं देते थे, क्योंकि पता था अगर ये वर्क पब्लिश हुआ तो लोगों में क्रांति आ जाएगी, फिर इनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो इसलिए काफ़ी परेशान थे। उसके बाद होता क्या है, इनके एक फ्रेंड होते हैं जिन्हें वो गाइड करते हैं, जिनका नाम होता है मदन लाल ढींगरा, ठीक है। आपने इनका नाम पहले भी शायद सुना होगा, मदन लाल जी, ठीक है। सावरकर के फ्रेंड होते हैं और सावरकर जी गाइड होते हैं, मदन लाल ढींगरा। इन्होंने क्या किया था, एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे कर्जन, उनको उड़ा दिया था, मतलब उनको मार दिया था। और इनको मार दिया था और उसके बाद इस मैटर पे लेख जो है वो किसने लिखा था? इस मैटर पे लेख लिखा था वीर सावरकर जी के द्वारा। तो बोला गया कि मतलब आप भी इन्वॉल्व थे। इस तरीके से ये जो कर्जन का मर्डर केस था वो भी एक तरीके से इन पे आया। उसके बाद होता क्या है, एक तो लॉर्ड मिंटो के रिफॉर्म के कारण जो बिल आया था उस पर तो ये प्रोटेस्ट कर ही रहे थे। 1902 में ये भी केस हो जाता है और ऊपर से
इनके ऊपर एक चार्ज लगा दिए जाते हैं कि नासिक के जो कलेक्टर है जैक्सन, उनकी गोली मार के हत्या इन्होंने की है। होता क्या है, हालांकि जो बंदूक, जिस बंदूक से हत्या की जाती है नासिक के कलेक्टर जैक्सन की, वो बंदूक अपने भाई गणेश सावरकर तक पहुंचाने का काम यही करते हैं। तो इन पे भी चार्ज आते हैं कि आपने ऐसे कैसे एक वेपन को किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जिसके कारण दूसरे व्यक्ति की जान चली गई। तो इस तरीके से 3-4 केसेस इन पे बन जाते हैं, और इनके ऊपर जब केसेस बन जाते हैं तो क्या शुरू हो जाता है, ट्रायल शुरू हो जाता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लंदन में इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, ठीक है। तो लंदन में अभी गिरफ्तार हो गए, और लंदन में गिरफ्तार होने के बाद अलग अलग मामले पे इनके केस चलते हैं। ये एक पहले ऐसे पर्सन है जिनके ऊपर 2 आजीवन कारावास या लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सज़ा है। 25 साल की एक बार, फिर 25 साल की दूसरी बार, टोटल 50 साल की सज़ा इनको होती है। और इन्हें फिर 1911 में अंडमान निकोबार के पोर्ट विलियर में जो सेलुलर जेल है, जिसे हम काला पानी की सज़ा बोलते हैं, वहाँ पर इन्हें भेज दिया गया। तो 1911 से 1921 तक ये काले पानी की सज़ा काटते रहे, मतलब अंडमान जेल में रहे, ठीक है। ये बातें हमें यहाँ से पता चलती हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि जब ये जेल में थे तो जेल में बहुत टॉर्चर वहाँ पे किया जाता था, और काफ़ी टॉर्चर इन्होंने अपनी लाइफ में झेला है वहाँ पर। और जो कोयला होता है ना, कोयले से इन्होंने अपनी जो जेल की दीवारें थी उसमें 6000 से ज़्यादा पोएट लिखी थी, और आज भी वो जेल में वो पोएट्स देखी जा सकती हैं, वो कविताएं देखी जा सकती हैं। अब मैं तो गई नहीं हूँ, बस मैंने पढ़ा है और सुना है, तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप जाओ तो प्लीज़ आप मुझे बताना, अगर आप गए हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसा बोला जाता है कि जिस सेलुलर जेल में इन्हें रखा गया था, कोठी नंबर 52 थी शायद इनकी, तो उस जेल में इन्होंने कोयले से जो है ना वो अपनी कविताओं को दीवारों पे लिखा हुआ है, और आज भी वो वहाँ पर हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब इन्होंने अब बाहर इनको निकलना था, क्योंकि अंदर जेल में रह के तो कोई क्रांति आप ला नहीं सकते, कोई विद्रोह आप कर नहीं सकते, और इतनी दूर हो किसी एक आइलैंड में, समुद्र के बीच में, और वहाँ से आप तक कुछ भी पहुँचना भी मुश्किल है। हालांकि इन्होंने जैसे तैसे अंग्रेज़ों के साथ अच्छे रिलेशन बना के वहाँ पे बुक्स मंगवाते थे, वहाँ पे और जो कैदी थे उनको हिंदी, मराठी और दूसरी लैंग्वेजेस की शिक्षा देने का काम, मतलब एक टीचर की तरह भी इन्होंने जेल के अंदर रह के काम किया है, ठीक है। जो दूसरे कैदी थे उनको शिक्षा देने का काम किया है, इन्हें बड़े दादा के रूप से वहाँ पे लोग बोलते थे। और काफ़ी सारे कैदियों के इन्होंने मर्सी पिटिशन वहाँ पर लिखे हैं, माफ़ीनामा काफ़ी सारे कैदियों के लिए इन्होंने लिखा था, और अपना भी मर्सी पिटिशन इन्होंने लिखा था। कई बार इन्होंने मर्सी पिटिशन फाइल किया, और फिर अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं, अब ये ठीक है, मतलब अब ऐसी कोई क्रांतिकारी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो इनको फाइनली 1921 में जो है वो जेल से रिहा कर दिया गया, और रत्नागिरी की जेल में रखा गया, और कुछ समय तक फिर जो यरवदा जेल है पुणे की, वहाँ पर इन्हें रखा गया। और रिहा करते समय कहा गया कि आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आप बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना है तो वहाँ के कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन क्लॉजेस के साथ इनको जेल से रिहा कर दिया गया। तो फाइनली अब ये जेल से रिहा हो गए हैं। आप देख सकते हैं जब अंडमान की जेल की फ़ोटो वीर सावरकर जी की, और ये लिखी हुई कविताएं जो उन्होंने दीवारों पर लिखी हुई थी, क्लियर। अब ये जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आने से पहले जब ये पुणे की जेल में थे, तब इन्होंने इसेंशियल ऑफ हिंदुज़्म, मतलब हिंदुत्व के बारे में, हिंदू कौन है, क्या आइडियोलॉजी है, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी बातों को अपने लेख में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनके कुछ वर्क मिलेंगे, जिनमें एक बहुत ही फेमस वर्क है हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू। इसके अलावा इनके अगर हम ऑर्गेनाइजेशन और वर्क के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने कहा, अभिनव भारत सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था इन्होंने, फ्री इंडिया सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट 1937 से 1943 तक रहे हैं। सावरकर जी ने पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इन विच ही रोड अबाउट द गोरेला वारफेयर ट्रिक यूज इन द 1857 सेपरॉय म्यूटिनिटी, ठीक है। तो ये सारी वर्क्स जो है वो वीर सावरकर जी के बारे में है। अभिनव भारत सोसाइटी, जिसे हम यंग इंडिया सोसाइटी भी बोल सकते हैं, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर के द्वारा शुरू की गई थी 1904 में, और इनके द्वारा ही नासिक में जो है वो मित्र मेला की शुरुआत की गई थी। उसी का एक्सटेंशन अभिनव भारत सोसाइटी था, और इसे फिर 1952 में डिसॉल्व कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। इंडिया हाउस की स्थापना जो है वो श्यामजी किशन वर्मा ने की थी 1905 में लंदन में, और बेसिकली नेशनलिस्ट की भावना, जो राष्ट्रीयत्व की भावना को जगाने के लिए जो स्टूडेंट हैं उनमें इंडिया हाउस का फॉर्मेशन किया गया था। फ्री इंडिया सोसाइटी तो लंदन में 1906 में भीकाजी कामा और वीर सावरकर जी ने मिलकर जो है वो फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी।
हिंदू महासभा, तो हिंदू महासभा आपको पता है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा शुरू की गई थी। लाला लाजपत राय जी एक बड़े लीडर थे इसमें, और 1915 में जो है पूरे इंडिया बेसिस पे इसको शुरू किया गया था। और इसमें ही हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट 1937 से 1943 तक जो है वीर सावरकर जी रहे हैं। इसके अलावा इनके कुछ और वर्क हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट तो है काला पानी, फिर 1857 का रिवॉल्ट पे जो उन्होंने पुस्तक लिखी हुई है जो कि मराठी में थी। फिर है अगली आप बुक लिख सकते हैं मोपला विद्रोह, जो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 पे, उस पर भी इन्होंने पुस्तक लिखी है, और हिंदू राष्ट्र दर्शन। इस तरीके से कुछ बुक्स जो हैं वो वीर सावरकर जी की हैं। ठीक है, आइए इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी आत्मकथा भी लिखी है। जब वो जेल में थे तब इन्होंने इस आत्मकथा को लिखा था, लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर। ठीक है, लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर। और इस बुक को इन्होंने चित्रगुप्त के नाम से जो है वो पब्लिश कराया था, या चित्रगुप्त के टाइटल बना के इस बुक को लिखा था। बाद में रविंद्र वर्मा के द्वारा बताया गया कि जो चित्रगुप्त है वो कोई और नहीं है, वीर सावरकर जी ही हैं। वीर सावरकर जी ने ही चित्रगुप्त के नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा है। फिर इंदु प्रकाश के द्वारा, जो कि हिंदू महासभा से थे, उन्होंने 1939 में इस बुक का रिवाइज एडिशन पब्लिश किया था, और इस तरीके से समय समय पे इसमें एडिशन होते रहे हैं। बात क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। आइए अब हम बात कर लेते हैं द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। हम सभी को पता है 1948 में 1958 में महात्मा गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, और गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने मारी थी। नाथूराम गोडसे जो थे वो मेंबर थे हिंदू महासभा के, और एक फॉलोवर्स थे सावरकर के। तो सावरकर के आइडिया से बहुत इंस्पायर्ड थे, और ऐसा बोला जाता है कि ये आइडिया भी सावरकर का था। ऐसा लेकिन कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, बस मैं वो आपको बता रही हूँ, कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तो इन पर ट्रायल हुआ, इस बात का इन्हें बहुत सदमा लगा कि गांधी जी की हत्या का जिम्मेदार मुझे बताया जा रहा है, लेकिन कोई भी एविडेंस मिला नहीं, तो इनको रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं अब इनकी लेगेसी के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने सावरकर के बारे में कहा था कि सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व। तो 2000 में, जब 2000 में ये प्रधानमंत्री थे, उस समय के राष्ट्रपति के पास इन्होंने लेटर भी भेजा था कि वीर सावरकर जी को भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मतलब भारत रत्न दिया जाना चाहिए, लेकिन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस बात से डिनाई कर दिया, इस बात से मना कर दिया। तो यहाँ पे हालांकि कभी भी आरएसएस के मेंबर नहीं रहे हैं सावरकर, लेकिन फिर भी आरएसएस के सारे लीडर बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं और अपना लीडर भी मानते हैं वीर सावरकर को। इसके अलावा लेगेसी की अगर बात करते हैं तो 2002 में जो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट था उसका नाम चेंज करके, जो अंडमान और निकोबार में, उनका नाम चेंज करके वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार में है। वीर सावरकर जी के ऊपर कई सारी बुक्स भी लिखी गई और अभी एक मूवी भी आने वाली है जिसमें विक्की कौशल जो है वो नहीं, विक्की कौशल नहीं, रणदीप हुड्डा जो हैं वो वीर सावरकर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत ही वेट कर रही हूँ कि कब वो रिलीज होगी मूवी, और उस मूवी को मैं देखना चाहती हूँ। चलिए, द बुक इज टाइटल सावरकर कॉन्टेस्टेंट लेगेसी 1924 to 1966, ये पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा रिसेंटली वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, इस पुस्तक को भी रिलीज किया गया क्योंकि ये पार्टीशन के अगेंस्ट थे, पार्टीशन के खिलाफ थे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इनकी डेथ के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, इनकी वाइफ 1901 में इनकी शादी यमुना देवी से होती है और 1963 में इनकी वाइफ का निधन हो जाता है। और जब इनकी वाइफ का डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये खाना पीना, मेडिसिन लेना सब कुछ छोड़ देते हैं, और फिर इलनेस के कारण, वीकनेस के कारण, हेल्थ ख़राब हो जाने के कारण 26 फेब को 1966 में वीर सावरकर जी का भी निधन हो जाता है, क्योंकि इनका कहना होता है कि अब मेरा शरीर किसी काम का नहीं जो देश के काम आ सके, इसलिए इसका मर जाना ही बेहतर है, ऐसा इनका सोचना था। तो ये थे हमारे वीर सावरकर इंडिया हीरो सीरीज़ में। इसके अलावा एसएससी टीयर 1 में जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च हो चुकी है, परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग हीरोज़ की कहानी मैं आपको लेकर आऊँगी आने वाले सेशन में, तब तक जुड़े रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।